हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस माह के शुरू में सियालकोट में जो एक श्रीलंकन शहरी के बेईमाना कत्ल का वाक़या हुआ 3 दिसंबर उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह के वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, मगर क्या किया जाए, ज़ाहिर है उस बारे में सोच विचार शुरू हुआ। और कल काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक ख़ुसूसी इजलास भी मुनक़्क़िद किया, जिसमें दीगर चीज़ों के साथ ये बात भी सामने आई कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात के लिए एक नई कानून साजी की ज़रूरत है। इस सारी सूरत हाल पर अब तक जो है 85 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। क्या सूरत हाल है इन्वेस्टिगेशंस की और जो कल के इजलास की, इस बारे में हम बात करेंगे। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। उमर साहब, ये बताइए कि जो अब तक की तफ्तीश हुई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कैसे आइडेंटिफाई किया गया, उन पे क्या क्या दफ़ात लगाई गई हैं? जी मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपने बताया कि जब ये वाक़या हुआ, बड़ा हौलनाक वाक़या था। हमारे पास जो सबसे उस पर बड़ी तरजीह थी वो ये थी कि अमन अमा को कंट्रोल करें और इन अफराद की गिरफ्तारी करें। ये अफराद जो हैं, हमने शनाख्त की क्लोज सर्किट कैमरों से, और चंद ही घंटों में हमने जो 13 मरकजी मुलज़िम थे उनको गिरफ्तार किया। और के बाद आज जैसे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 85 जो मुलज़मान हैं जिनका रोल CCTV कैमरे में मौजूद है, वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं। 100% इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तमाम मुलज़मान जो हैं पाबंदे सलासल हैं और इस वक्त जिस्मानी रिमांड पे हैं। तफ्तीश अपने मराइल से गुजरती हुई इंजाम की तरफ पहुँच रही है। अच्छा उमर साहब, इनमें से किसी ने फ़रार होने की कोशिश की थी? क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी, मैं चाह रहा था कि अगर आप तस्दीक कर सकें कि एक ने शायद बुर्का ओढ़ कर भागने की कोशिश की अपनी किसी बहन के घर से। ये बातें सच हैं या आसानी से गिरफ्तार हो गए थे? जी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो ही ये फुटेज वायरल हुई तो लाजमी बात है ये मुलज़मान तक भी पहुंची। और हमने जब रेड किए तो उस वक्त जो ही ये वाक़या हुआ तो तमाम पुलिस इदारों का और तमाम हमारी कमांड का ये डिसीजन था कि हम शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दें, ताकि ये जो मुलज़मान है दूसरे शहरों में फ़रार ना हो सके। और हमने उन बसों के अड्डों को भी सील किया। जो एक मेन मुलज़िम था जिसका नाम इम्तियाज़ बिल्ली है जी, वो पेशावर की बस पे वो बैठा था और वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। हमें इत्तला मिली, हमने उसको गिरफ्तार किया। इसी तरह जो आपने एक और मुलज़िम का बताया जिसने बुर्का उड़ा था, बिल्कुल लोगों ने हुलिया भी बदला और उसको किया। इस सारे वाक़ये, इस सारी की मॉनिटरिंग जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला इसकी कर रहे थे और लम्हा ब लम्हा हमसे रिपोर्ट ले रहे थे। और आज जिस तरह मैंने आपसे बात की कि आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तमाम 100% जो है गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं। तो उमर साहब, कितने लोगों के ऊपर कत्ल की, लाश की बेहुरमती की, लाश को जलाने की, तो जाहिर है दहशतगर्दी की जो दफ़ात लगी हैं, तो इवेंचुअली जो कत्ल की दफ़ा है वो उस ग्रुप पर लगाई गई है जिन्होंने छत पे इनको कत्ल किया? जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये हर एक का एक डिफरेंट किरदार है और उसका किरदार हम तयन करते हैं। इसमें कुछ अफराद ने वो इसके कत्ल में मुलव्वस थे, वो छत पे जो वाक़या हुआ। कुछ लाश की बेहरमती में थे जिस पे 297 दफ़ा लगी। कुछ मजमा खिलाफ कानून में थे, 148 और 149 उस पर दफ़ा लगी। कुछ अफराद ऐसे थे जो इंसाइट कर रहे थे, जो इश्तियाल गेजी में मुलव्वस थे। हमने उन पे भी जो कॉन्स्पिरेसी की और अबैटमेंट की जो दफ़ात हैं वो लगाई। और जो खौफ व हरास फैली उसकी वजह से हमने 780 भी लगाई। तो हर एक का एक डिफरेंट रोल है इस सारे मामले, और हर बंदे को उसके रोल के मुताबिक ही उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके मुताबिक ही जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो फिर हम अदालत में सेंटअप करेंगे। अच्छा उमर साहब, एक सवाल है कि जब इस तरह का कोई मॉब वायलेंस का केस आता है तो अब जब आप मुख्तलिफ दफ़ात लगा रहे हैं, आप ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कत्ल किसने किया, इंसाइट किसने किया, एड एंड अबेट किसने किया, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्योंकि यहाँ जब हम बैठे होते हैं या सोशल मीडिया पर अगर आप इस पर जो डिबेट होती है वो आप देखें, वो कहते हैं कि जी ये तो सब वीडियो पर आए थे, इनकी तो शक्लें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी होता है या उसके साथ आपको फिर आई विटनेस रिपोर्ट्स भी लेनी होती हैं? मैं समझना चाह रहा हूँ कि बज़ाहिर लगता है कि जी
इसमें तो शवाहिद और एविडेंस ढूंढना करने का आसान काम हो सकता है, क्या वाकई ऐसे है? प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है? मुबशर साहब, ये जो मॉब वायलेंस के केसेस हैं ये पूरी दुनिया में जो है इसकी तफ्तीश मुश्किल तरीन समझी जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है क्राइम सीन का प्रिजर्व होना, वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है क्योंकि क्राइम सीन के ऊपर कोई सैकड़ों बंदे जो है उसके ऊपर कदम रख चुके होते हैं। वहाँ से हमें फोरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आई विटनेस हैं वो ज़्यादातर तो वही लोग हैं जो इसमें हमारे एक्यूज हैं, तो आई विटनेस को भी हमने देखना होता है। साथ हर बंदे का अपना किरदार है, उसके किरदार को तयन करना, क्योंकि हर बंदे का अपना रोल है, उसको उसके मुताबिक ही सजा मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस देखती है इस केस में, क्योंकि हम ये एक रियासत पे एक धब्बा था तो हम रियासत ही इसकी कंप्लेंट बनी है। इसका मुद्दई को प्राइवेट बंदा नहीं बल्कि हमारा SHO है और हमने रियासत को ही मुद्दई बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं क्योंकि एक रूटीन के केस है, ये ज़रा डिफरेंट केस होता है। अच्छा उमर साहब, एक तो सामने की वीडियोस होती है ना, आपने जब 160 कैमरे थे फैक्ट्री के, जाहिर है उनमें कई घंटों की फुटेज होगी, आपने उनको एनालाइज किया होगा ओवर डेज, तो ये इतनी जल्दी आइडेंटिफाई किया, तो द प्रोसेस हमें समझाइए। जी, ये टोटल जो फैक्ट्री में कैमरास थे ये 160 के करीब कैमरे थे और इनके कम से कम 4-5 घंटों का हमने एनालिसिस करना था, जो कि 900 घंटे बनते हैं। तो 900 घंटे के लिए फिर हमें मुख्तलिफ टीमें बनानी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमने वो IT की टीमें बनाई, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं था। ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान बन रहा था रियासत के लिए, हम सब के लिए। तो वो जो टीमें हुई उन्होंने इन 900 घंटों का कुछ ही घंटों में स्टडी किया और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल और रीजनल पुलिस अफसर गुजरांवाला ये मुसलसल हमें इस चीज़ में रहनुमाई कर रहे थे और वो भी ये चाह रहे थे कि ये जल्दी हम इस मौजूद तक पहुँचे। तो हम 3-4 घंटों में हमने वो काम मुकम्मल किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इनकी शिनाख्त के बाद कि शिनाख्त तो होगी ये बंदा कौन है, मगर ये देखना था कि इनकी पताजोई क्या है, इनका CNSE एड्रेस क्या है, इनके घरों पे रेड करना है। वो फिर रात को हमने 12 घंटों में जो है जो मेन मरकजी मुल्ज़िम थे, वो 13 मरकजी मुल्ज़िम थे, वो हमने गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो प्रोसेस था वो फिर अगले दिन हमने मुकम्मल किया। अच्छा उमर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि मॉब वायलेंस के जो केसेस होते हैं वो मुश्किल होते हैं कदरन, और शायद इनको मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट करने की ज़रूरत है। अभी हाल में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की एक मशावरत भी हुई है, वहाँ पर भी शायद ये डिबेट हुई थी थोड़ी बहुत कि क्या इसमें चेंजेस लाने चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि स्टेट मुद्दई बनी है, ज़्यादातर ज़ाहिर है कि ये एक एक्सेप्शन भी होते हैं कि स्टेट मुद्दई बने। अगर आप इस पर बात कर सकते हैं तो आपकी नज़र में क्या क्या ऐसी इक़दामात हैं जो लिए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम सिर्फ मॉब वायलेंस के केसेस की बात करें? तक मैंने आपको गुजारिश की है कि मॉब वायलेंस में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो क्राइम सीन है उसकी रिजर्वेशन एक बड़ा मुश्किल काम है। तो नेचुरली सबसे बड़ा हमारे लिए डायलेमा भी यही है कि हम वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करें। आपने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की बात की, वहाँ पर इसको वसी एक पैमाने से देखा गया सारे मामला को। ज़्यादातर बात जो हुई जो माशरे में तशद्दुद के हवाले से बात हुई और उसमें पुलिस का एक किरदार है, एक इस्तिदादी किरदार है कि हम उसको उस वायलेंस को कैसे रोक सकते हैं। मगर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो ममालिक जहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज आए। आपके सामने है 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च में एक वाक़या हुआ जिसमें 51 मुसलमान जो हैं शहीद हुए। इसी तरह 3 हफ्ते पहले मिशिगन स्टेट में एक वाक़या हुआ जहाँ पर स्कूल में फायरिंग हुई। तो लंदन राइट्स हमारे सामने है। ये सारे वाक़यात हो जाते हैं, इनको प्रिवेंट करना जिस तरह बज़ाहिर लगता है इतना आसान नहीं है, मगर जो रियासत काम है कि जब ये हो जाए तो रियासत ये इसको यकीनी बनाए कि जिन लोगों ने ये हरकत की है और जिन्होंने होलनाक किस्म की है वो अपने करार वाक़ई सज़ा तक पहुँचे। तो हमने वो सारे एविडेंस मुकम्मल किए हैं। ये जो केसेस हैं ये भी बात हुई वहाँ पे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वहाँ पे ये भी डिस्कस हुआ कि इसकी अगर कोई अलग कानून साजी जो मॉब वाले से की जाए तो वो चीज़ भी ज़ेर बहस आई थी। जी आप ख़ुद क्योंकि लॉ में भी आपने जो है PhD की है
और एडवांस ये सारा देखें तो मॉब लिंचिंग का जो फिनोमिनन है इसको आपने स्टडी किया और मतलब मौजूदा कवानीन में मॉब लिंचिंग के हवाले से क्या क्या कमी है जो दूर होनी चाहिए, अगर आपको एक स्कॉलरली व्यू देना पड़े तो? इसमें जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इन्वेस्टिगेशन को हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास वो सहूलत मुयसर नहीं हो सकती जो एक नॉर्मल मर्डर केस में है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मर्डर केस में आप पोस्टमार्टम डेड बॉडी का कराते हैं, इसमें जो बॉडी है वो म्यूटिलेटेड और बंद थी, उसमें कॉज ऑफ डेथ को तयन करना बड़ा मुश्किल है। इसको एक डिफरेंट एंगल से ही बिल्कुल देखा जाए और इसको देखना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो पहलू हैं उसको भी कंपैरेटिवली और ममालिक में इस सिलसिले में कोई कानून साजी हुई है क्या मॉब वायलेंस से निपटने में? जी, इसका मुझे इस वक्त इल्म नहीं है कि उसकी है, बट हमने वो तमाम दफात जो इस पे लगती थी वो हमने लगाई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और बुरके वाली स्टोरी थी, ये सोशल मीडिया पर देखी थी, मैंने कहा तस्दीक कर कि हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जब कत्ल कर रहे थे तो बड़े फख्र से नारे बुलंद कर रहे थे, ऑन स्क्रीन आ रहे आप तो कन्विंस्ड हैं कि आपने अच्छा काम किया। आप तो कन्विंस्ड है ना यार, आपने तो बहुत ही नहीं ऐसा ही होता है। और फिर अदालत, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? क्या ख्याल था कि लड्डू खिलाए जाएंगे, हार पहनाए जाएंगे, ये ख्याल था शायद? ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब की रिवायत है। तो खैर बहरहाल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। अगला काम ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन का होगा कि वो किस तरीके से इसको। तो तुम्हें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के इजलास की कोई वो है? जी, उन्होंने बेसिकली तो यही कहा है कि जो डिस्कशन हुई है कि इसी हवाले से नई कानून साजी की ज़रूरत है। उनका ये ख्याल है कि मॉब लिंचिंग, और ज़ाहिर है कल क्योंकि जो इजलास हुआ उसमें माहिर नफ्सियात भी थे, माहिर समाजियात भी थे, और तो कोई रिकमेंडेशन बनाई उन्होंने? रिकमेंडेशंस नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि हम ये इसके बारे में एक प्रॉपर रिकमेंडेशन हुकूमत को देंगे। लेकिन इनिशियल जो उनका व्यू आया है वो क़िबला अयाज़ साहब जो सरबराह हैं उन्होंने मीडिया से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जनाब इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की ज़रूरत है, और उस वक्त तक, और उन्होंने ये ज़ाहिर है जो रिवायती बात होती है कि रियासत जो है उसको एक्शन लेना चाहिए, और वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा कि हम ऐसे वाक़यात मज़ीद नहीं होने देंगे। तो अभी ज़ाहिर है ये इतना आसान भी नहीं है, और अभी ये तो एक बड़ी इनिशियल बात है। और ज़्यादा से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, क्योंकि आपको पता है वो सिर्फ सिफारिशात ही पेश कर सकते हैं ना, तो शायद एक नज़रियाती ढांचा वो आपके लिए बना सकें। लेकिन इसमें भी जो एलिफेंट इन द रूम है ना, जिसका मैं भी जिक्र नहीं करूँगा, उस पर नज़र नहीं डाली जाएगी। बिल्कुल। और हमारे पुलिस ने तो चले वो कर लिया जो इंडिया में हुआ है गुज़िश्ता 2। हाँ नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अब तक कहाँ छुपे थे भाई, तुम भी हम जैसे निकले टाइप वाला जो मामला है। मतलब सैटरडे को खबर आती है कि जो गोल्डन टेम्पल है उसमें एक कोई आदमी था, उससे बेहुरमती जो मुक़द्दस तलवार होती है गरन साहब के साथ रखी हुई होती है रिचुअली, उसको उसने ग्रैब करके और छीनने की या भागने की कोशिश की। तो वहाँ जो मजमा था उसने उन्हें मार मार के हलाक कर दिया, पुलिस के हवाले नहीं किया। उसके अगले दिन कपूरथला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक गांव है, वहाँ भी मकामी गुरुद्वारे में निशान साहब जो होता है ना, जी बिल्कुल, वो उसकी बेहुरमती के शुबे में बिहार से कोई मज़दूर था, वो एक रात रुका भी था वहाँ। तो उसको उन्होंने कहा कि तूने इसकी बेहुरमती की कोशिश की है। कमरे में मार पीट करने के बाद कमरे में बंद कर दिया गया, और उसके बाद मजमे ने उसे घेर लिया। पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने ज़बरदस्ती ख़ुद का रास्ता बनाया, और एसएसपी जो था मकामी वो अंदर गया ताकि मुलजिम को अपनी तहवील में ले, मजमे से ही बचा सके। मजमा कह रहा था हमारे हवाले करो। तो उस चक्कर में एक जो आदमी था वो तलवार लेके अंदर दाखिल हुआ और उसने उसे घोंप दी और उसे वहीं मार डाला बिहार के मज़दूर को। उससे पहले अक्टूबर में नई दिल्ली के करीब नहंग सिख होते हैं, एक उनका फ़िरक़ा है, उन्होंने गरन साहब की तौहीन पे एक शख्स को हलाक कर दिया था। अब वहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि अचानक से क्या हो गया है, पहले तो इस तरह के वाक़यात नहीं होते। तो पता ये चला कि नए साल के शुरू में
वहाँ इलेक्शन वगैरह का कुछ चक्कर चलने वाला है, तो भाई सतह पे और तो अब जिन जिन के एक्सट्रीमिस्ट वोट होंगे वो फिर बदकिस्मती है कि वहाँ पर जो है पर्चा भी जो शख्स कत्ल हुआ है उसके खिलाफ ही दर्ज हुआ है। तो हमारे यहाँ पुलिस ने एटलीस्ट बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें रेस्क्यू किया है ऐसे शख्स को। अच्छा, वहाँ की जो पुलिस है उसका कहना है कि उसे कपूरथला में गुरुद्वारे की बेहुरमती का कोई सबूत नहीं मिला। शायद वो मजदूर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ होगा, लेकिन उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस बताते हैं कि बेहुरमती वाला सिलसिला शायद नहीं था। लेकिन बजमा तो बजमा है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अब एक और केस की बात करेंगे जिससे इस माह के शुरू से ही बलूचिस्तान के जो दारुल हुकूमत है कोयटा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शह सुर्खियों में शाया हुआ, और वो था कि कुछ हज़ारा ख़वातीन की वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिनमें उनके साथ बेईमाना सलूक किया गया और उनको गले में फंदा डालकर उनको घुमाया भी गया और लग ये रहा था जैसे वो नशे में हैं। बाद में पुलिस ने एक शख्स हिदायत खिलजी को गिरफ़्तार किया और बाद में उसके भाई को भी गिरफ़्तार किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग बेसिकली ड्रग का कारोबार करते हैं और इनका काम ही ये है कि ख़वातीन को नशे की हालत में लगा करके फिर उनकी गैर अखलाकी वीडियोस भी बनाते हैं। कुछ वीडियो सामने आई, कंप्लेनेंट्स भी कम से कम 2 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। अब जो तफ्तीश का दायरा वसी हुआ है तो पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जुमे को इनके घर पर छापा मारा है। ये दोनों ज़ेर हिरासत हैं भाई, और वहाँ से पार्टी ड्रग्स यानी क्रिस्टल मेथ हो गई, उसमें कोकेन हो गई और जो पार्टी पिल्स होती हैं एक्सटेसी वगैरह वो भारी तादाद में बरामद की हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि हिदायत खिलजी जो है ये न सिर्फ कोयटा में बल्कि कराची और लाहौर में भी जो ये ड्रग्स है वो सप्लाई करता है। तो पुलिस ने ये एक हेल्पलाइन भी क्रिएट की है और उन्होंने ये कहा है कि जो कराची और लाहौर में अगर कोई ऐसा, पुलिस से ज़ाहिर है उन्होंने कांटेक्ट किया और कहा है कि ऐसे कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए तो उन्हें बताया जाए ताकि वो इस तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाएं। अभी तक दोनों जुडिशल रिमांड में, आई हैव द नंबर, लेकिन वो शायद मैं देना भूल गया प्रोड्यूसर को। अगले ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में हम जो प्रोग्राम डालेंगे उस पर वो नंबर भी हेल्पलाइन का डाल देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। जो बच्चियाँ जिनकी वीडियोज़ आई थी वो एक के बारे में कम से कम ये कहा गया कि वो अंडर एज हैं और दोनों बच्चियों के बारे में फिर ये खबर भी आई कि वो काबुल में हैं, मगर वो ट्रैफिक नहीं करके गई, उनके बारे में उनके कुछ रिश्तेदार थे, वहाँ भेज दिया गया। तो उसके बाद एक और कंप्लेंट, जो सेकंड कंप्लेंट आई थी वो भी सामने आई कि उस खातून, उस बच्ची के साथ भी ऐसे ही सलूक हुआ। अब मज़ीद पुलिस ये कह रही है कि दे आर लुकिंग फॉर कंप्लेंट्स, क्योंकि जो डेटा वहाँ से मिला है उसमें कुछ और भी वीडियोस हैं। फोरेंसिक्स के लिए गया हुआ है और ग़ालिबन 2 से 3 दिन के बाद वो वापस आ जाएगा, तो उससे पता लगेगा कि इस केस में की नौयत जो है कितनी वसी है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी वसी होगी, क्योंकि अब मैं एक बात कहता हूँ कि जब ये पहले मंजर आम आया जो आजकल एक रूटीन ही है सोशल मीडिया पर, बिल्कुल लोग इसके बारे में बातें करने लगे जब ये वीडियोज़ आए और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। डे 1 से ये बात की जा रही थी और बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई है जो कोयटा में रहते हैं और थोड़ा बहुत इन चीज़ों इस केस के बारे में शायद जानते थे और इस शख्स के बारे में जो जानते थे, वो कहते थे कि सर ये कुछ नहीं है जो आपके सामने आया, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपने हज़ारा ख़वातीन का जिक्र किया, इससे बात बहुत आगे है। हर एथनिसिटी, ये एथनिसिटी की तो बात ही नहीं थी ना, जो आपके हाथ आ गई। अच्छा, जहाँ तक ये जो तरीका वारदात है ये एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। आप ड्रग्स इसमें लाएं या ना भी लाएं कि आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में किसी को डाल दें, ठीक है, फिर आप उनके वीडियोस बनाएं और फिर आप उनको ब्लैकमेल करके आप और लोगों को इस सर्कल में लाएं। आपको याद होगा कि कसूर के हुसैन खान वाला विलेज गांव में जो केस हुआ था वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, सिर्फ वो बच्चों के साथ। की जो व्हाट्सएप, सॉरी आपकी बात काटो, जो व्हाट्सएप की इनिशियल वो है उसमें कई और बच्चियों की वीडियोस भी हैं और कहा यह जा रहा है कि कम से कम शायद उनकी तादाद 500 से ऊपर हो। ये भी सरगोदा में भी वो साहब जो पकड़े गए, सरगोदा में भी वो साहब तो इस तरह के इंटरनेशनल रैकेट के, लेकिन ये तो इसमें तो होता है ना कि आप एक का वीडियो बनाएं,
उससे आप उसको ब्लैकमेल करें, कहें कि तुम्हारी वो जो जानने वाली है तुम 2 और लाओ तो मैं अब तुम्हारा नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, ये बेसिकली ये वो पिरामिड स्कीम किस्म की तरह ना, फिर आप इसको एक्सपैंड करते हैं। एक और जो चीज़ जो सुनने में आ रही है इसके बारे में, और अभी खुद मैं नहीं तस्दीक कर सका, कि कुछ हद तक इनका ख़ानदानी कारोबार भी है शायद। हाँ इसी ये भी रिपोर्टिंग आ रही हैं, मतलब कि पहले ये अल्कोहल के बिजनेस में थे, फिर जैसे नशे तब्दील होते गए तो फिर ये नई इस तरह की इंडस्ट्रीज़ आ गई। और आपको पता है कि इस वक्त इलिसिट ड्रग कंजम्पशन बहुत है और बहुत पैसे भी हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ कंबाइन हो जाती है ना, मनी, पावर और इन्फ्लुएंस, और वो भी क्रिमिनल किस्म का, तो फिर आप इस तरह की एक कैफियत हो जाती है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ किसी के साथ भी, कभी भी। और यहाँ पर भी लग रहा है कि ऐसा ही है। वक्फा लें। वेलकम बैक। आज हम मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी को अलविदा कह रहे हैं। पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब को ब्रेन हेमरेज हुई, जिनके बाद उनको आगा खान हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। ऑपरेशन भी हुआ लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके, और आज सुबह 7:20 को उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर ताहिर शम्सी का नाम आपने अगर नहीं भी सुना तो ये जाने कि उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस थी पाकिस्तान में मेडिकल फील्ड में। डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे, जहाँ से फिर वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ पर हीमाटोलॉजी यानी ब्लड डिजीज़ में स्पेशलाइजेशन की। फिर 1995 में वो पाकिस्तान वापस आते हैं और ज़ियाउद्दीन हस्पताल में एक कैंसर ट्रीटमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उनकी ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट में भी डिग्रीज थी और नॉलेज बहुत था। और जो सबसे बड़ी जो इनकी अचीवमेंट है, वैसे तो बहुत है, कि वो पाकिस्तान में उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स का सबसे पहले इंतखाब किया था, और ये 1996 की बात कर रहा हूँ। उस दिन से लेके आज तक कोई 650 से ज़ायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स की। हम आपको थोड़ा सा बताएं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स यूजुअली उस हालत में की जाती हैं जब किसी पेशेंट को ब्लड या बोन मैरो का कैंसर हो, जैसे ल्यूकीमिया। तो आपकी जो बोन मैरो के जो सेल्स हैं वो कैंसरस हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करना होता है या तो आपके अपने हेल्थी सेल से या फिर किसी के डोनेटेड सेल से। इसके साथ जुड़ी हुई जो एक रिसर्च है वो है स्टेम सेल प्रोग्राम की, और इसमें भी उनका हाथ था, क्योंकि 2011 में डॉक्टर शम्सी साहब ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीज़ कायम किया यहाँ ही पाकिस्तान पे, जहाँ पर एक स्टेम सेल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। और स्टेम सेल रिसर्च के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि इट इज़ कंसिडर्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें ज़ाहिर है कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन एक तरह से दिस इज़ ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब की जो एक खासियत थी, और बहुत लोग पिछले जब से ये बीमार हुए हैं, बहुत लोग इनके बारे में बातें भी कर रहे हैं, इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो डॉक्टर साहब के साथ थे वो भी शेयर कर रहे हैं। और एक जो इनकी खासियत थी वो ये थी कि वो हमेशा जो इल्म उनके पास था वो शेयर करना चाहते थे, वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, ख़ास तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स तक। तो गायनोकोलॉजिस्ट को भी प्रीनेटल केयर, जो मतलब जब बच्चा अभी कोख में ही होता है, उसके बारे में और ब्लड डिजीज़ के बारे में बहुत ट्रेनिंग की। इसमें उनके कॉलीग डॉक्टर नाजली हुसैन ने भी उनके बहुत मदद की थी। अच्छा, जब हम ब्लड डिजीज़ की बात करते हैं और पाकिस्तान में बात करते हैं तो थैलेसीमिया का जिक्र करना भी ज़रूरत है। और पाकिस्तान में जिसको कहते हैं बी थैलेसीमिया काफ़ी रिपोर्ट होता है। वैसे तो एशिया में जो नंबर 1 है मुल्क थैलेसीमिया के हवाले से वो है मालदीव्स, जहाँ पर 16% आबादी को थैलेसीमिया है। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि इसके बारे में बहुत कम आगाही थी, पिछले अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो स्क्रीनिंग का कोई यहाँ पर सिलसिला नहीं होता था।
और कज़न मैरिजेज़ और फिर एक ही ख़ानदान में शादियों के बायस ये मर्ज़ यहाँ पर काफ़ी फैल भी गई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा कज़न मैरिजेज़ ऐसे होता है, आपके पास जेनेटिक इशू होता है, मेल फीमेल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैमिली मेम्बर से भी कोई एज सच फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैलेसीमिया पर भी डॉक्टर शम्सी का बहुत काम था और इनफैक्ट कुछ लोग उनको ये क्रेडिट भी देते हैं कि उनकी जो रिसर्च थी थैलेसीमिया पर, उसकी वजह से कुछ ऐसे ड्रग्स भी डेवलप हुए हैं जिनके इस्तेमाल से जो पुरानी जो तरीका था इसको ट्रीट करने का वो एक ही था कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कराते रहें, जैसे डायलिसिस में कराया जाता है। तो अगर ये ड्रग्स लिए जाएं तो इससे आपको ट्रांसफ्यूजन जो एक बहुत एक पेनफुल और एक लेंथी प्रोसीजर होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब से आज सुबह से इनके बारे में इनकी इंतकाल की खबर आई है तो लोग मुख्तलिफ अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो मैं ऐड कर दूं कि 2 साल पहले जब कोविड फैला जी बिल्कुल, यस, तो डॉक्टर साहब ने जो है प्लाज्मा थेरेपी उसका सिलसिला भी शुरू किया था और 200 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज भी किया था। इतनी मसरूफियत के बावजूद वो राइटिंग नहीं भूले थे। अच्छा, उन्होंने कभी ये बहाना नहीं किया जी मैं तो सबसे मसरूफ आदमी हूँ तो मैं रिसर्च का काम नहीं कर सकता। तो रिसर्च पेपर्स जो हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके बाकायदगी से छपते थे, 100 से ज़्यादा। हाँ, और उसमें 48 जो हैं वो जो रिनाउंड जर्नल्स हैं दुनिया के उसमें छपे थे, तो एक ग्लोबल नाम। बिल्कुल नहीं, इनको अगर आप सर्च भी करें ना तो इनको डॉक्टर नहीं, इनको एलीट डॉक्टर की कैटेगरी में डाला जाता है। आपने ये अभी प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया तो मैं एक पोस्ट पढ़ा था सोशल मीडिया पर एक खातून की, वो कह रही थी कि जी इन्होंने मेरी नानी को भी ट्रीट किया था, लेकिन फिर जब ये कोविड शुरू हुई तो उनके फैमिली में कुछ लोगों को कोविड हुई, उनको बहुत मतलब डर भी लग रहा था, तो कहीं से इन्होंने डॉक्टर ताहिर का नंबर। अच्छा, ये उस जमाने क्या था जब वैक्सीन का दूर दूर नहीं कुछ नहीं था और उसको कुछ पता भी नहीं था ना कि यार हो गया है, क्या होगा, बंदा बचेगा नहीं बचेगा, अब तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत पता है, राइट। तो कहीं से इन्होंने डॉक्टर ताहिर का नंबर ढूंढ लिया। अभी आपने जो अभी जिक्र किया ना कि कितने मसरूफ होते थे, उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह के एक मैसेज आता है, ठीक है, वो मैसेज उनको करते हैं, कहती हैं कि जी ये हुआ है, और 1.5 घंटे तक वो मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। एक दफ़ा नहीं कहा कि जी आप कौन हैं, आप मुझे सुबह कॉल करें, आप ये कोई वक्त होता है मैसेज करने का, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, मतलब ये भी नहीं है कि वो रूड हो रहा होगा ऐसी बात करके, जेन्युइन मसरूफियत भी होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल कहा। तो वो आज वो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लोग होते हैं ना कि बहुत उनकी जो नेकियां हैं वो शहजाद राय का एक्सपीरियंस, शहजाद रॉय ने अपने एक्सपीरियंस पोस्ट किया है, सियासतदानों ने, शौकत खानम हस्पताल, ज़ाहिर है उनका तो काम ही ऑन्कोलॉजी है, उन्होंने भी खराज तहसीन पेश किया है। और एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था एक हसन साहब की, और वो कह रहे थे कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो ये अल्लाह, मेरे वालिदैन और डॉक्टर ताहिर शम्सी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। और मतलब उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट भी की और हमेशा मुझे ऐसे में ऐसा सलूक किया कि जैसे मैं उनका अपना बेटा था। तो दैट वाज अच्छा, फिर वो उनका नाम उसमें भी आता है कि जब नवाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड बना था बाहर ले जाने के लिए, तो हुकूमत ने इनको भी नॉमिनेट किया था उस बोर्ड में, फिर उस बोर्ड की स्पेशली वहाँ बुलाया था क्योंकि वो अच्छा बाद में जब आने से इनकार कर दिया तो कुछ सरकारी हलकों ने डॉक्टर ताहिर शम्सी पे भी तनकीद की। तो भाई उनका क्या कसूर है, आपने खुद उन्हें बोर्ड में शामिल किया था और भी डॉक्टर। सर इन हलकों को तो ये भी हुआ, इनके पास तनकीद करने के और कुछ है, ये हल्के हल्के हैं, ये हल्के वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब हम आपको 7 बल्कि 8 समंदर पार लिए चलते हैं जनूबी अमेरिका में। वहाँ का एक मुल्क है चिली। चिली को अगर आप नक्शे में देखें तो बिल्कुल जो फ्रेंच ब्रेड है उसकी तरह लंबी एक पट्टी नज़र आती है। और एक मजाक भी है वहाँ के अगर 3 आदमी एक साथ सड़क पे चलें तो तीसरा समुंदर में गिर सकता है। उसकी चौड़ाई के बारे में मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन इस बदकिस्मत मुल्क ने खासी तकालीफ सही हैं और अब तक मसाइल से दो चार है, मगर लोग बहुत रिजिलियंट हैं। हमने ये सेगमेंट इसलिए लिया है कि एक साबिक तालिब इल्म रहनुमा हैं गैब्रिएल बोरेक,
उम्र है उनकी 35 साल। 35 साल कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उन्होंने 56% वोट लेके चिली के सदर का इलेक्शन जीत लिया है। लेफ्ट लीनिंग है, उनके जो अल्ट्रा राइट अपोनेंट थे होजे एंटोनियो कास्ट, उन्होंने उन्हें हराया। 44% वोट इनके मुखालिफ को मिले। ये सारा जो इलेक्शन है इस बुनियाद पे लड़ा गया कि 2019-20 में करप्शन, इनइक्वालिटी यानी अदम मसावात और फ्री मार्केट इकोनॉमी ने जो मजालिम ढाए हैं आम आदमी पे, उसके ख़िलाफ़ मुसलसल मुजाहरे हुए थे। वहाँ इनइक्वालिटी का इतना बुरा हाल है कि 1% जो लोग हैं उस मुल्क के, वो 25% कौमी दौलत पे काबिज़ हैं। तो इससे आप जो दीगर अवाम हैं उनकी ज़ुबूहाली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताया ही जा रहा है कि गैब्रियल बोरिक सल्वाडोर आलंदे के बाद सबसे ज़्यादा लिबरल सदर हैं। आलंदे कौन थे थोड़ी देर में बताएंगे। दौलत की नामुनसिफाना तकसीम के ख़ात्मे और समाजी इस्लाहात का इस 35 साला जवां साल प्रेसिडेंट इलेक्ट ने वादा किया है, और ये भी कहा है कि न्यो लिबरल इकॉनमी जो है उसको तो वो दफन कर देंगे। ख़बर आते ही ये जो करेंसी है लोकल पेसो, उसकी कदर में ज़बरदस्त कमी हुई और स्टॉक मार्केट 10% तक गिर गई। हालांकि खुशी होनी चाहिए थी, स्टॉक मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इलेक्शन कैंपेन में ये बताया गया था कि ये जो नौजवान है ये एक इंतहा पसंद कम्युनिस्ट है, और अगर ये बरसर इक़्तिदार आ गया तो इलाके की जो सबसे मजबूत मईशत है उसकी तो ऐसी तैसी कर देगा, वाट लगा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो साहब इसकी तबलीग कर रहे थे कि इसको वोट नहीं देना, मगर उन्होंने भी बड़ा दिल किया, और इनके जो हरीफ थे वो पोलिंग ख़त्म होने के 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा भाई साहब मैं हार गया और आप जीत गए। और ना सिर्फ ये कहा बल्कि ख़ुद चल के जो नया सदर है 35 साल का तालिब इल्म रहनुमा गैब्रियल बोरिक, उससे मिलने के लिए गए और कहा कि जी अब आप सदर हैं और हम जो हैं साथ मिल के आपके साथ काम करना चाहते हैं। ना उन्होंने 35 पंक्चर का जिक्र किया, ना ये कहा कि 4 हल्के खोलो, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही सेहतमंद रिवायत है जो हमें मिलती है। सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश होगा नए सदर को वो ये है कि जनरल पिनोशे के बारे में बता दूं कि 9/11 अमेरिका का तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन असल जो 9/11 था वो 1973 में हुआ था, जब दुनिया के पहले मुंतखब मार्क्सिस्ट सदर सल्वाडोर आलंदे का तख्ता हेनरी किसिंगर और CIA ने चिली की फ़ौजी क़यादत के साथ मिल के उल्टा था, और जो सदर थे उन्हें हलाक कर दिया गया था। 17 साल जनरल पिनोशे का इक़्तिदार रहा, हज़ारों अफराद गायब हो गए और उतने ही मार डाले गए। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कुछ तबक़ात को वहाँ फ़ायदा भी हुआ होगा, तो वो आज तक उनके गुण गाते हैं। तो जो नई हुकूमत है, जो जवां साल हुकूमत है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये जो पिनोशे के दौर का आइन है चिली का, इसको कैसे तब्दील किया जाए और दौलत की जो गैर मुनसिफाना तक़सीम, ज़िया की लेगेसी को कैसे आप एग्जैक्टली एक तरह से ना लैटिन अमेरिका का ज़िया था। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपने सही पॉइंट रेज किया है, जो डिवीज़न है इसको आप कैसे करेंगे। अच्छा, मईशत की आपने बात की, तो बिल्कुल ऑन पेपर आप देखें तो मईशत बहुत अच्छी चल रही है, GDP ग्रोथ भी ऊपर है, और इसकी एक वजह यह है कि बाकी जो लैटिन अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड इतना था नहीं, आधा मुल्क मेरा ख्याल है कि डेजर्ट है जो नॉर्थ वाला हिस्सा है। माइनिंग का कारोबार यहाँ पर, कॉपर उसमें सबसे कॉपर माइनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़ी, तो इकोनॉमी भी बढ़ी और GDP भी बढ़ी, लेकिन सिर्फ टॉप 5-10% के लिए। अच्छा, ये जो बोरिक साहब हैं, ठीक है, इन्होंने सियासी शऊर क्या कहाँ हासिल किया ना, एक इवेंट होता है यूजुअली जो क्लिक करता है बंदे को। पहले ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, फिर 2010-2011 में चिले में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी जिनको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने ही लीड किया था, और ये थी चिली की निज़ाम तालीम के खिलाफ। अच्छा, अगेन ऑन पेपर अगर आप पढ़ें तो साउथ अमेरिका की अगर आप रेटिंग देखें, एजुकेशनल रेटिंग, तो चिली हमेशा टॉप पे आता है, और सब कहते हैं कि सर लुक एट द फिगर्स, हाँ इतनी अच्छी हैं, लेकिन वो भी एक एलीट स्कूलिंग है कि जो
प्राइवेटली फंडेड स्कूल्स हैं ऊपर वाले, वहां पर तो आपको लाजवाब तालीम मिलेगी अगर आप पहले से ही अमीर हैं। जो बाकी जो स्टेट रन स्कूल सिस्टम है वो ना होने के बराबर है। ये तो हमारी कहानी नहीं, कुछ मिलती जुलती लगती है, राइट। तो ये वहाँ का इशू है। तो मतलब है कि अगर आप गरीब हैं तो आपने हमेशा गरीब रहना है, क्योंकि आपके जो तालीम का जो मेयार आपको मिलेगा वो ऐसा इस लेवल का होगा ही नहीं कि आप कभी तरक्की और जो प्रिविलेज क्लासेस है जाहिर है कि वो फाशिज्म को और आमरियत को फैसिलिटी देते हैं। एक मुस्तहकम हुकूमत सर, वन मैन, हमें एक बंदा चाहिए जो सबको टाइट कर दे। ये भी है ना, ऐसा होता है ना। और इनके जो मुखालिफ थे वो भी वैसे बिलियनर हैं। हाँ, बिलियनर हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो इनके मुखालिफ हैं होजे एंटोनियो कास्ट और ख़ुद ये गैब्रियल बॉरिक साहब, ये आउटसाइडर्स हैं बेसिकली। अब तक इन्होंने ज़िंदगी में इन दोनों को सरकारी ओहदा नहीं मिला था। तो अब देखना यह है कि ये जो हैं साहब अब आए हैं, ये किस हद तक मुस्तहकम होते हैं और अमेरिका की क्या पॉलिसी, अमेरिका की क्या पॉलिसी। कहीं एकदम आप ये ना देखें कि हज़ारों लोग रोड पर निकल आए हैं और फिर अमेरिका, जैसे आपने देखा कि उन्होंने कहा किया था वेनेजुएला की साइड पर, और फिर बोलिविया में भी कुछ ऐसी हरकतें थी। अभी मैं वॉशिंगटन पोस्ट का पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जी बड़े मुतात होने की ज़रूरत है, एक बड़ा फार लेफ्ट किस्म की हुकूमत आ गई है। तो फिर चिले वालों ने और बहुत लोगों ने ना उनकी पुरानी हेडलाइंस बनानी भी, जिसमें वो पिनोशे को सैल्यूट कर रहे थे। हालांकि उनके दौर में कितने लोगों को गायब किया गया था? कितने? 3000 तो ऑफिशियल फिगर है, 3000 ऑफिशियल फिगर, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ये है सूरत हाल। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।